हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, राहुल बोले डर के चलते नफरत बढ़ रही, लोगों में महंगाई और बेरोजगारी का डर यही नफरत में बदलकर देश को कमजोर बना रहा है। तो दोस्तों देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने हल्ला बोल रैली कर रखी है। तो दोस्तों राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता रामलीला मैदान में मौजूद हो चुके हैं। तो दोस्तों रैली में राहुल ने कहा है कि नफरत डर का एक रूप है, जिसको डर होता है उसी के दिल में नफरत पैदा होती है और जो डरता नहीं है उसके दिल में नफरत पैदा नहीं होती। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि नफरत से लोग बढ़ते हैं, देश बढ़ता है और कमजोर होता है। वही भाजपा और संघ के नेता देश को बांटते हैं और जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं और लोगों को डराते हैं और नफरत पैदा करते हैं। वही दोस्तों आपको बता दें कि राहुल के भाषण में राहुल ने कहा है कि मोदी ने नोटबंदी की, इससे गरीबों का क्या फायदा हुआ। उन्होंने गरीबों की जेब से पैसा निकाला और गरीबों से कहा कि काले धन के खिलाफ लड़ाई है। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि रैली में बोलते हुए कांग्रेस नेता और लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन ने कहा है कि आज महंगाई की यह हालत है कि बाजार में खरीदारी करने जाओ तो जेब के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने हाल ही में पार्टी से अलग हुए गुलाम नबी आजाद पर भी तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस में आना बहुत आसान है और जाना भी आसान है, लेकिन इसमें टिके रहना बहुत मुश्किल है। लोग दो कदम साथ चलते हैं और फिर रास्ता बदल लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि आज की हल्ला बोल रैली का राज्य चुनाव या 2024 के लोकसभा चुनाव से कोई सरोकार नहीं है। यह सिर्फ इस असंवेदनशील सरकार के लिए हमारा संदेश है कि जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गुलाम नबी नई पार्टी बनाएंगे, कहा झंडा और नाम कश्मीरी तय करेंगे, कांग्रेस पर बोले हमें बदनाम करने वालों की पहुंच ट्वीट तक। तो दोस्तों कांग्रेस से अलग हुए गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में कहा है कि वे अपनी नई टीम बनाएंगे और उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी का झंडा ऐसा होगा जिसे हर धर्म का आदमी स्वीकार कर सके। वही दोस्तों पार्टी का झंडा और नाम कश्मीर की आवाम तय करेगी। वही दोस्तों कांग्रेस से इस्तीफे के बाद यह आजाद की पहली रैली है। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि आजाद ने 26 अगस्त को कांग्रेस छोड़ दी थी और उसके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर समेत 4 नेताओं ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। वही दोस्तों इनके अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारा चंद, पूर्व मंत्री माजिद वानी और मनोहर लाल शर्मा ने भी कांग्रेस छोड़ दी थी। वही दोस्तों कुल मिलाकर 64 नेता कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं और दोस्तों माना जा रहा है कि यह सभी लोग आजाद की नई पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के कई नेता अब खुलकर गुलाम नबी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और हाल ही में कांग्रेस ने आजाद के डीएनए पर भी सवाल उठाया था। तो दोस्तों पार्टी के एक नेता ने कहा था कि आजाद का डीएनए बदलकर मोदी में हो गया है और अब आजाद अपने डीएनए पर उठ रहे सवालों पर कांग्रेस पर पलटवार किया और उन्होंने कहा कि अगर आप दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं तो इससे आपका डीएनए नहीं बदल जाता। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सीएम नीतीश दिल्ली में विपक्षी दलों के नेताओं से मिलेंगे, जेडीयू की कार्यकारिणी में बोले देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा। तो दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के लिए दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। तो दोस्तों वह आज से 7 सितंबर तक विपक्ष के नेताओं से मिलेंगे और दोस्तों नीतीश कुमार सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ओम प्रकाश चौटाला से मिलेंगे। वही दोस्तों इधर राज्य कार्यकारिणी की बैठक के बाद नीतीश ने कहा है कि देश की जनता सब देख रही है और देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। वही दोस्तों 2024 के परिणाम में जनता बताने का काम करेगी। तो दोस्तों इसी के साथ नीतीश ने आगे कहा है कि सभी विरोधी दल अगर एकजुट हो जाएंगे तो 2024 का परिणाम कुछ और होगा। वही मणिपुर में जेडीयू की टूट पर कहा है कि एक नए ढंग का काम किया जा रहा है और कुछ दिन पहले सभी विधायक बिहार आए थे, तब पता चला था कि सभी को बीजेपी में शामिल करा रहे हैं। क्या यह संवैधानिक काम है, आप बताइए। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस बैठक से पहले सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने शुक्रवार को कार्यकाल का निरीक्षण किया था और दोस्तों ललन सिंह ने कहा था कि जदयू कार्यालय में बड़ी बैठक चलेगी और विभिन्न राज्यों से आए जदयू के नेता बैठक में उनके रहने खाने और बैठक की क्या कुछ तैयारियां हुई है, इन सभी के बारे में मुख्यमंत्री ने जानकारी ली है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के
अगले मुख्य समाचार की ओर। भारतीय इकोनॉमी में आगे भी जारी रहेगी तेजी। 2029 तक भारत बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों ब्रिटेन को पीछे छोड़कर भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें स्थान पर आ गई है। वही दोस्तों मौजूदा विकास दर पर भारत 2027 में जर्मनी और 2029 में जापान से आगे निकलकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार इस साल पहली तिमाही में विकास दर 13.5% रही है और इस दर से भारत के इस वित्त वर्ष में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रहने की संभावना है। वही दोस्तों आपको बता दें कि 2022 में उम्मीद थी कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। वही दोस्तों विरमानी ने आगे कहा है कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2028 से 30 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वही दोस्तों आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक भारत अपनी अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी से बहुत पीछे नहीं है। और दोस्तों IMF का कहना है कि लगभग 854 अरब डॉलर का अंतर है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। चाइनीज लोन ऐप केस में ईडी का एक्शन। पेटीएम, रेजर पे और कैश फ्री के 6 ऑफिसों पर रेड, 17 करोड़ रुपए जब्त किए। तो दोस्तों ईडी ने शनिवार को ऑनलाइन पेमेंट गेटवे पेटीएम, रेजर पे और कैश फ्री के बेंगलुरु ऑफिस पर छापेमारी की है। तो दोस्तों इन तीनों कंपनियों के ऑफिस में ईडी ने यह छापेमारी चीन लोन ऐप के मामले में की है। तो दोस्तों ईडी ने चाइना के लोगों के जरिए कंट्रोल किए जा रहे गैर कानूनी इंस्टेंट स्मार्टफोन बेस्ड लोन के खिलाफ चल रही जांच के तहत इन तीनों कंपनियों पर यह एक्शन लिया है। तो दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक तीनों कंपनियों के बेंगलुरु स्थित 6 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। वही दोस्तों PMLA से यह मामला जुड़ा हुआ है। और दोस्तों ईडी ने बताया कि रेड शुक्रवार को शुरू हो गई थी और अभी भी जारी है। वही दोस्तों आपको बता दें कि ईडी ने बताया कि जांच के दायरे में आई यह कंपनियां पेमेंट सर्विस कंपनियों को और बैंकों से जुड़ी मर्चेंट ID और अकाउंट का इस्तेमाल करके गैर कानूनी पैसा जुटा रही थी और इन कंपनियों ने जो एड्स दिए थे वे भी फर्जी थे। वही दोस्तों ईडी ने अपने बयान में आगे कहा है कि यह एंटिटीज भारत में गैर कानूनी बिजनेस कर रहे हैं और इसके लिए अलग अलग मर्चेंट ID और अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह ID पेटीएम, रेजर पे और कैश फ्री के है और यही वजह से तीनों कंपनियों के ठिकानों पर छापा मारा गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। नई संसद में लगेंगे रेशम के 12 हैंडमेड कालीन। कश्मीर में 50 कारीगर 8 माह से बुन रहे 88 स्क्वायर फीट का एक कालीन 5 लाख रुपए तक का। तो दोस्तों कश्मीर के बडगाम जिले में खानपुर गांव से 50 कारीगर 8 महीने से डबल शिफ्ट में काम करते हुए 12 रेशमी कालीन बना रहे हैं। तो दोस्तों यह दुनिया भर में सिल्क ऑन सिल्क कालीन के नाम से मशहूर है और दोस्तों इन्हें हाथों से बनाया जाता है। वही दोस्तों खास बात यह है कि 88 स्क्वायर फीट की ये कालीन नए संसद भवन में लगने हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि मुख्य बुनकर कमर ताहिरी ने बताया कि डिजाइन के जरिए स्मृति कश्मीरी विरासत को दर्शाया गया है और हम में से ज्यादातर संसद तो क्या दिल्ली भी नहीं गए हैं और अब यह कालीन संसद में हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, इसलिए यह खास ही होने चाहिए। तो दोस्तों 9 कालीन बन चुके हैं और 3 अगले हफ्ते तक तैयार हो जाएंगे। वही दोस्तों 15 सितंबर को यह दिल्ली भेज दिए जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि नई संसद सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में बन रही है और यह प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो चुका है और अगले हफ्ते इसके बाहरी हिस्से को आम लोगों के देखने के लिए खोला जा सकता है। वही दोस्तों विजय चौक से इंडिया गेट तक पूर्ण विकसित इस सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को करेंगे। हालांकि दोस्तों इसका अभी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। मरुदा मठ के संत शरणारू की जमानत पर आज सुनवाई। मेडिकल ग्राउंड पर बेल के लिए किया अप्लाई। 2 नाबालिगों के यौन उत्पीड़न का आरोप। तो दोस्तों यौन उत्पीड़न के आरोपी मरुदा मठ के संत शिव मूर्ति मरुदा शरणारू की जमानत की अर्जी पर सुनवाई चित्रदुर्ग जिला अदालत में आज होगी। वही दोस्तों शरणारू समेत सभी 4 आरोपियों की जमानत याचिका पर शनिवार को डाली गई थी, जिस पर अदालत ने सरकारी वकील की आपत्ति आज तक के लिए मांगी थी। तो दोस्तों सूत्रों के अनुसार मेडिकल ग्राउंड पर संत की जमानत के लिए आवेदन किया गया है और फिलहाल पुलिस द्वारा चित्रदुर्ग कस्बे के DSP कार्यालय में शरणारू से पूछताछ की जा रही है। वही दोस्तों इससे पहले शुक्रवार को जिला सत्र अदालत में मरुदा मठ के मुख्य पुजारी शिव मूर्ति मरुदा शरणारू को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था
था वह 5 सितंबर तक पुलिस की हिरासत में रहेंगे। और दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बैच से 5 दिनों की हिरासत की मांग की थी। वही दोस्तों सीने में दर्द की शिकायत के बाद संत को जिला अस्पताल ले जाया गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि आरोप लगाने वाले किशोरों का कहना है कि वे मठ की ओर से संचालित स्कूल में पढ़ती थी और उनकी उम्र 15 से 16 साल है। वही दोस्तों संत ने उनका 3.5 साल से अधिक समय तक यौन शोषण किया। और दोस्तों पीड़ित 24 जुलाई को हॉस्टल से निकली और 25 जुलाई को कॉटन पेट पुलिस स्टेशन पहुंची। इसके बाद 26 अगस्त को उन्होंने मैसूर के नजराबाद पुलिस स्टेशन में लिंगायत संत के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दुमका में जलाई गई लड़की के घर से रिपोर्ट। पिता बोले हॉस्पिटल में सिर्फ महरम मिला, बर्न वार्ड में AC नहीं था, पंखा खरीदना पड़ा। तो दोस्तों झारखंड के दुमका में 23 अगस्त को सुबह शाहरुख नाम के लड़के ने घर में सो रही 16 साल की लड़की को पेट्रोल डालकर जला दिया। तो दोस्तों 5 दिन तक जिंदगी के लिए लड़ने के बाद 28 अगस्त को उसने दम तोड़ दिया। तो दोस्तों आपको बता दें कि 23 अगस्त को घटना वाले दिन ही पुलिस ने FIR दर्ज की थी और इसमें भी लापरवाही हुई थी। वही दोस्तों FIR में लड़की की उम्र 19 साल लिखी है। बाद की जांच में पता चला कि उसकी असली उम्र 16 साल है और लड़की अभी भी 12वीं में ही पढ़ रही थी। तो दोस्तों घटना के 8 दिन बाद मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 12 को भी जोड़ा गया है। वही दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और BJP नेता रघुबर दास ने दुमका कांड को लव जिहाद का मामला बताया है और उन्होंने कहा है कि यह साधारण घटना नहीं है। एक समुदाय के लोग लव जिहाद के जरिए डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं। वही दोस्तों BJP विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि लड़की की उम्र ज्यादा बताकर अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने SDOP नूर मुस्तफा पर इसका आरोप लगाया है। और दोस्तों बाद में मुस्तफा को जांच से हटा दिया गया है। तो दोस्तों इसके बाद मुस्तफा को जांच से हटा दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। शेख हसीना ने रोहिंग्या मुसलमानों को बताया बोझ। बांग्लादेश की PM बोले इस मुद्दे का समाधान निकालने में भारत मदद कर सकता है। तो दोस्तों बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 सितंबर को भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आ रही है। तो दोस्तों इसके पहले उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को उनके देश के लिए एक चुनौती बताया है और दोस्तों उन्होंने कहा है कि यह देश के लिए बहुत बड़ा बोझ है और दोस्तों उन्हें लगता है कि इस मुद्दे का समाधान निकालने में भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि शेख हसीना ने कहा है कि बांग्लादेश में 1 लाख से ऊपर रोहिंग्या मुसलमान है और सब जानते हैं कि हमारे लिए यह एक बहुत बड़ा बोझ है। भारत एक बड़ा देश है और आप इन्हें समायोजित कर सकते हैं और हम सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहे, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और पड़ोसी देश से भी बात कर रहे हैं जिससे कि रोहिंग्या मुसलमान वापस अपने देश जा सके। तो दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि शेख हसीना ने मुश्किल समय में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की है और उन्होंने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बीच हमारे कई छात्र पूर्व यूरोप में फंस गए थे और इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद भारत लाया गया। वही दोस्तों हसीना ने कहा है कि बांग्लादेश के कई छात्र जंग से बचकर पोलैंड चले गए थे, लेकिन जब भारत सरकार भारतीय छात्रों को बचाने में लगी हुई थी उन्होंने हमारे छात्रों को मुसीबत में नहीं छोड़ा। और दोस्तों इसी के साथ उन्होंने कहा कि वो भी हमारे छात्रों को भी वापस घर ले आए। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।